हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा और उनके राज्य। तो हमने इस वाले चैप्टर के कई सारे जो टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि किस तरह से राजवंशों का उदय हुआ, फिर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था टॉपिक वो था राज्यों में प्रशासन। फिर जो वो राजवंश इस्टेब्लिश हुए थे तो उनमें प्रशासन किस तरीके से वर्क किया, मतलब किस तरह से शासन उन्होंने चलाया था। तो ये सारा कुछ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने ये भी देखा था कि ये 400 कर हैं वो क्या थे और कहाँ मतलब इनको लगाया गया था या कौन किसने स्टार्ट किया था। जैसे हमने देखा था तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुए थे। तो ये सब कुछ हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि आपको अच्छे से क्या है चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि जो आपका हर टॉपिक होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और वो तभी समझ में आएगा जब हमें उससे पहले की इंफॉर्मेशन हो या उसकी नॉलेज हो। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है आपका प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, कि ये प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और भूमि अनुदान क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है, और अगर है तो कैसे हैं। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। देखो, प्रशस्तियों के बारे में हम क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो प्रशस्तियाँ ये राजाओं के द्वारा लिखवाई जाती थी और ये उनकी तारीफ में लिखवाई जाती थी। वापस से आज हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यूरे होते थे जो क्रमशः सत्य नहीं हो सकते। मतलब जो प्रशस्तियां होती थी उनमें कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी, ब्यूरो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी जो शब्द से मतलब सत्य भी नहीं होती थी। कई बार मतलब वो सही भी नहीं हो सकती। मतलब हो सकता है वो सच भी हो कि मतलब राजाएं, अब लिखवाई किनके द्वारा जाती थी, राजाओं के द्वारा। तो हो सकता है वो झूठी इंफॉर्मेशन लिखवा रहे हों, क्योंकि कोई भी राजा है वो इंफॉर्मेशन जो लिखवाएगा वो कैसी लिखवाएगा, वो मतलब अपनी तारीफ ही करवाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। लेकिन ये जो प्रशस्तियां हैं वो क्या हैं, वो हमें ये दर्शाती हैं कि जो राजा है वो खुद को कैसा दिखाना चाहता था, मतलब जनता के सामने, कि खुद को ताकतवर दिखाना चाहता था, वीर योद्धा दिखाना चाहता था, वो मतलब खुद को विद्वान दिखाना चाहता था। एक तरह से कहें तो मतलब खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहता था, वो सूरवीर दिखाना चाहता था वो खुद को। तो ये प्रशस्तियाँ जो थी वो राजाओं के द्वारा लिखवाई जाती थी। जैसे कोई धातु पे, ताम्रपत्र पे या किसी शिलालेख पे लिखवाई जाती थी, जो क्या थी, एक राजा के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी कि ये राजा ऐसा था, इसने इसके साथ युद्ध किया था, वो युद्ध जीता था। ये सारी डिटेलें उन पे लिखवाई जाती थी। तो ये सच भी हो सकती थी, झूठ भी हो सकती थी, क्योंकि जो इन्हें लिखने का काम कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। अब वो सही भी लिख सकते थे और कई बार राजा के दबाव में आके गलत भी। मिसाल के तौर पर वो खुद को मतलब क्या लिखवाना चाहते थे, जैसे सूरवीर हो गया, विजय योद्धा के रूप में, मतलब ऐसा दर्शाना चाहते थे। वो इस तरीके की प्रशस्तियां लिखवाते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं, ये जो प्रशस्तियां हैं वो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई हैं, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जो राजा के प्रशासन में क्या करते थे, हेल्प करते थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों को ही मतलब देखो, ज़्यादातर प्रशस्तियाँ वगैरह हैं संस्कृत वगैरह या लोकल उनकी जो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ज़्यादातर जो है संस्कृत की नॉलेज किनको, ब्राह्मणों को होती थी। इसीलिए क्या था कि इन्हें लिखने का काम किनको सौंपा गया था, ब्राह्मणों को सौंपा गया था। अब एक प्रशस्ति है, उसमें नागभट्ट की एक प्रशस्ति के बारे में दिया गया है कि जो एक प्रशस्ति है उसमें एक राजा था नागभट्ट, तो उसकी उपलब्धि बताई गई है उस प्रशस्ति में। अब देखो, जो भी राजा अपनी प्रशस्ति लिखवाता था ऑब्वियस सी बात है उसमें तारीफ ही लिखवाता था वो। कई राजाओं ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया, कि मतलब बहुत सारे राजाएं हैं जिन्होंने अपनी जो उपलब्धियां लिखवाई थी, प्रशस्तियां लिखवाई थी, उनमें अपनी जो उपलब्धियां हैं उनका बखान किया है कि मैंने क्या किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में पढ़ा होगा, मतलब जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी उसमें भी समुद्रगुप्त ने क्या है, अपनी तारीफ ही करवाई थी। संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई है जो ग्वालियर, जो आज के टाइम का मध्य प्रदेश है, उसमें पाई गई। इस प्रशस्ति में किन किन का वर्णन है,
उनमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उसमें जो गुर्जर प्रतिहार जो थे उनका जो नरेश था नागभट्ट, तो उसके उनके कामों का वर्णन किया गया है इस प्रशस्ति में। ये मिली कहाँ से हमें? अब बेटा ये यहीं से आपके क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि संस्कृत में लिखी गई जो ये प्रशस्ति है वो कहाँ से मिली है? ग्वालियर से मिली है। या हम ये पूछ सकते हैं कि जो नागभट्ट की जिसमें उपलब्धियों का बखान किया गया है वो प्रशस्ति मतलब कहाँ से मिलती है? तो आपकी ग्वालियर से मिलती है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये? मतलब आपकी तो ये संस्कृत में लिखी गई है। तो ये सारी जो हैं ये चीज़ें आपके क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर यहीं से बनते हैं ज़्यादातर ऐसे ही। तो इसमें नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। जैसे आंध्र जो आज के टाइम का आंध्र प्रदेश, सेंधव जिसे सिंध कहा जाता है, जो आपके पाकिस्तान वाला एरिया ये जो आ जाता है, क्योंकि आज के टाइम पहले तो ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, आज ही तो ये पाकिस्तान में बटा है, जो पंजाब वाला ये एरिया सेंधव। विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा था उसको विदर्भ कहा गया था। उस प्रशस्ति में मतलब ये नाम उल्लिखित है तो ये पुराने नाम है। अब वो प्रशस्ति इतने सालों पुरानी लिखी गई थी तो ये तो आज के नाम में, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, ये तो आज के नाम है। और कलिंग, जो कलिंग किसका प्राचीन नाम है? उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। तो कलिंग का एक जो उड़ीसा का एक हिस्सा है कलिंग के राजा के उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो उसमें उस प्रशस्ति में इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ के जो राजा थे, कहाँ के? आंध्र के हो गए, सेंधव के हो गए, विदर्भ के हो गए, कलिंग के हो गए, यहाँ के राजा मतलब उनके आगे तभी नतमस्तक हो गए या धराशायी हो गए जब वो एक राजकुमार थे। मतलब वो राजा नहीं बने थे, पावर नहीं आई, उसके बाद भी वो तभी उनके सामने क्या है, झुक गए। मतलब वो खुद को कितना शक्तिशाली या ताकतवर राजा दिखा रहे हैं इसमें कि भाई वो तभी मेरे सामने झुक गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजिट किया था। उन्होंने जो कन्नौज के शासक थे उनके जो चक्र युद्ध है उसको भी उन्होंने जीता था या विजिट किया था। उन्होंने बंग जो बंगाल का एक हिस्सा है उसको, अनर्थ जो गुजरात का एक हिस्सा है, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो बनवासी मतलब एरिया जो है उसके लिए, और तुरुस्क मतलब जिसे आज के टाइम में हम तुर्क कहते हैं वो, और वत्स और मत्स्य ये दोनों ही उत्तर भारत के राज्य हैं और इनके राजाओं को क्या है उन्होंने पराजित किया था। मतलब यहाँ के इतने सारे राजाओं को उन्होंने पराजित किया। अब ये जो है प्रशस्ति किसके बारे में? नागभट्ट के बारे में नागभट्ट ने लिखवाई। तो नागभट्ट ने अपनी तारीफ में ये सारी चीज़ें लिखवा दी थी। तो ये जो लिखने का काम कौन कर रहे थे? ब्राह्मण करते थे। तो ये प्रशासन में हेल्प कर रहे थे राजा की। तो राजा क्या होते थे? ये राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब ऑब्वियस ही बात है, मेरी कोई तारीफ करेगा तो मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। तो वैसे ही जब राजा की तारीफ में जो प्रशस्तियां लिख जाती थी तो राजा बड़ा खुश हो जाता था कि इसने बहुत अच्छा लिखा है मेरे बारे में। अब बाद के जो राजा आएंगे या लोग आएंगे तो वो देखेंगे तो बड़े खुश, मतलब मेरी बड़ी वो करेंगे कि वाहवाही होगी कि मैं इतना अच्छा राजा था। अब ये इतना अच्छा काम किया किसने? ब्राह्मण ने। तो उसको वो क्या करते थे? भूमि अनुदान में दे देते थे। अब आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि प्रशस्ति लिखने का काम किया इसलिए उसको क्या किया गया? भूमि अनुदान में दी गई थी। तो ये जो ताम्र पत्रों पर लिखे अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, कि ये जो अब क्या होते थे, ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये ताम्र पत्र है और ये क्या है, एक मतलब एक तांबे की जो थी वो उस पर सीट सी जो बनाई गई थी उन पे उकेरा गया है, जो कि हमें नहीं आ सकती है लैंग्वेज समझ में। तो ये क्या होता था कि उनके मतलब इसमें उन्हीं का रिकॉर्ड होता था जिनको मतलब भूमि अनुदान में दी जाती थी। अब जैसे मान लो राजा के बारे में उसने लिख दिया ब्राह्मण ने कि ये राजा ऐसा था, राजा वैसा था, मतलब इतना अच्छा था, भाई वो उन राजा ने उसको खुश होकर जमीन दे दी। लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो क्या इस बात की क्या गारंटी कि उसने दी है नहीं दी? वो तो कह देगा, पंडित मुकर भी सकता है कि भाई मुझे तो नहीं दी। तो राजा क्या होता था, जो उससे लिखी हुई प्रशस्ति होती थी उसी के जैसे ही मतलब प्रशस्तियों में ये भी लिख दाते थे कि ये इस प्रशस्ति के उपलक्ष्य में या क्या है जो भी है, इस ब्राह्मण को ये भूमि अनुदान में दी जा रही है। तो इनमें उनका भी वर्णन होता था। तो देने वालों का भी वर्णन होता था और लेने वालों का भी वर्णन होता था कि इस राजा के द्वारा दी गई और इसको दी गई।
अब ऐसे ही एक छोटा सा और आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा यहाँ पे बॉक्स वाली, मैंने आपको बहुत बार कहा है एनसीईआरटी के जो बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन होती है बहुत अच्छी होती है। तो भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था कि मतलब भूमि तो दे रहे थे लेकिन इसके साथ साथ और लोग क्या देते थे अनुदान में। तो क्या चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। यहाँ मतलब जो है चोल के द्वारा एक भूमि अनुदान में दी गई थी, मतलब दान में दी गई थी, उसका तमिल भाग का एक अंश यहाँ पर दिया गया है कि कैसे मतलब क्या दिया गया था, वो सारी चीजें बता रखी हैं। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया कि मतलब हमने क्या किया कि जो भूमि थी उसको चिन्हित कर लिया, मतलब उसका निशान बना दिया कि यहाँ से मेड़, पहले तो मेड़ बनाई फिर कांटेदार झाड़ियां बनाकर और भूमि का मतलब जो है सीमा बाउंड्री लाइन वो हमने क्या है बना दी। जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा जो मेड़ है वहाँ पे कई लोग मतलब कांटे लगा देते कि नहीं यहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट है, यहाँ से उसका एरिया स्टार्ट है, तो बीच में मतलब लोगों ने उसको सीमा को की बाउंड्री लाइन क्या है उसको चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें जैसे फलदार वृक्ष, पानी, अब वो लोग क्या करते थे जैसे जिनको भूमि अनुदान में दी गई ये उनको राजा कह देते थे तुम्हें सारी इस भूमि पे जो भी कुछ होगा तुम्हारी मतलब तुम्हारे खुद के लिए होगा, तुम मतलब जो भी करोगे चाहे यहाँ से टैक्स इकट्ठा कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर आप फलदार पेड़ लगा रहे हो या बगीचा लगा रहे हो या कुआं खुदवा रहे हो, ये आपकी हेडेक है। तो वो लोग मतलब अगर वो फलदार वृक्ष लगा रहे, पानी, भूमि या बगीचे या फलोद्यान लगा रहे हैं या पेड़, कुआं जो है खुली जगह रखने या चारागाह का एक गांव, बाकी चबूतरे, चाहे बाकी चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदी, दलदली जमीन, हौज, अन्नानागार या मछलियों के तालाब या मधुमक्खियों के छत्ते या गहरी झीलें, अब उस वाली जमीन पे उसी का कंट्रोल होगा जिसको वो जमीन दी गई है अनुदान में, उसका इन सारी चीजों पे अब उनका कंट्रोल रहेगा। जिससे यह भूमि मिलती है उससे कर वसूल कर सकता था, मतलब वो उस पर कर भी वसूल करता था, ले सकता था लोगों से। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए जो कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर वो भी वसूल कर सकता था। बने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर वो भी साथ के साथ वो वसूल सकता था। साथ ही साथ वाहनों का लगने वाला जो कर है, जो व्हीकल वगैरह जा रहे हैं उनका, तो वो भी कर वो वसूल सकता था। और वह पक्की मिट्टी से बने जो ऊपरी माले पर बड़े जो कमरे बनवाए जाते थे उनके, अब ये वही देखो उन करों के ही नाम आ रहे जो 400 टाइप के हमने कर पढ़े थे। अब पूरे 400 तो हमने पढ़े नहीं तो हम क्या करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में पढ़े थे तो वही देख रहे हैं हम। तो ये सारे करों के हम डिस्कशन कर चुके थे। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार जो झाड़ियां लगवा सकता था, और जरूरी हो तो सिंचाई के लिए वो नहर भी बनवा सकता था। और उससे यह सुनिश्चित करना होना चाहिए था कि पानी जो है बर्बाद ना हो, मतलब उसे ये सुनिश्चित करना था कि कोई पानी बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। और वो क्या कर सकता था, तटबंध भी बना सकता था, मतलब तटबंधों का निर्माण भी वो कर सकता था। कौन, जिसको भूमि अनुदान में दी गई है वो। इस लेख में क्या है, सिंचाई के जितने भी संभव स्रोत का उल्लेख किया है उनकी आप एक सूची बना सकते हैं। ये तो बच्चों की एक्टिविटी के लिए दे दिया ये वाला का। तो 12वीं शताब्दी में एक व्रत संस्कृत काव्य भी रचा गया था कि मतलब ये 12वीं शताब्दी थी, उसमें एक बड़ा संस्कृत काव्य भी, मतलब काव्य मतलब कविताओं की, मतलब कविताओं के थ्रू जो काव्य है वो भी रचा गया था। जो कहाँ रचा गया था, जिसमें कश्मीर शासन करने वाला राजाओं का क्या था, इतिहास दर्ज था। मतलब ये जो लिखा गया था संस्कृत में ये काव्य, इसमें जो कश्मीर के राजाएं थे उनका वर्णन था, उनकी हिस्ट्री थी या उनका इतिहास दर्ज था। अब इसे लिखने का काम किसने किया था, तो इसे कल्हण नामक एक रचनाकार थे जो बहुत ही ज्ञानी थे, जिन्हें संस्कृत की बहुत नॉलेज थी। उन्होंने इस साहित्य की रचना करी थी, रचना द्वारा रचाया गया था। और कल्हण ने अपने वृत्तांत क्या होता है बेटा, जो अपना मतलब जैसे वो एक तरह से आज के टाइम के ब्लॉगर,
जैसे वो कहीं जा रहा है तो अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर रहा है। आज के टाइम में मॉडर्न टाइम कहें तो ब्लॉगर, तो वही सारा था। तो कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास के समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। अब देखो यहाँ ये जो इन्होंने काव्य रचा था, ये कोई प्रशस्ति टाइप का नहीं था। प्रशस्ति तो चलो राजाओं की तारीख में वो लिख दी गई थी, लेकिन इन्होंने जो ये काव्य की रचना करी थी, ये बहुत सारे जो कल्हण के यात्रा वृत्तांत जो उसने देखा, मतलब खुद ने ऑब्जर्व किया अपनी यात्रा के दौरान, वो शिलालेखों पर लिखा हुआ, दस्तावेजों में कुछ जो उसकी पांडुलिपि वगैरह ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह उसे मिली है, उनसे प्रत्यक्षदर्शी खुद की आंखों से देखने वाले और पहले के जो इतिहास है उन सारे सोर्सों से, उन स्रोतों से उठा करके उन्होंने नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली और तब जाके इस साहित्य की रचना करी। तो ऑब्वियस सी बात है ये साहित्य बहुत वैलिड रहा था, क्योंकि ये कोई तारीफ में लिखी गई उस टाइप की प्रशस्तियाँ नहीं थी। ये मतलब एक तरह से सारे रिसर्च करने के बाद लिखी गई थी। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न ये वह अक्सर शासकों और उनके नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। मतलब ये जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी उसके उलट में ये क्या करता था, लेखकों से भिन्न हटके क्या करता था, राजाओं की जो है उनकी नीतियों के बारे में उनको क्रिटिसाइज करता था, मतलब उनकी आलोचनाएं लिखता था, जो कमियां होती थी उनको भी लिखता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है कि 12वीं सदी का जो हमें इतिहास मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, उसका ये क्या है, एक असाधारण, मतलब साधारण नहीं है, बहुत अच्छा वाला आपका क्या है, ये एक स्रोत है। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है आपका ये वाला टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का, आपकी प्रशस्तियों वाला, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान वाला, ये हम कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा आपका जो धन के लिए युद्ध है, शायद ये होगा, एक बार देख लेते हैं। तो अगला जो हम टॉपिक देखने वाले वो है धन के लिए युद्ध। अब हमने ये भी देख लिया कि प्रशस्तियां क्या होती हैं, अब और आपका जो ये एक तरह से भूमि अनुदान क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला टॉपिक होगा धन के लिए युद्ध। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।